के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे फ्रेंड सार्वजनिक उपक्रम के स्वरूप, है ना। जिसमें मैंने यहाँ पर पहला स्वरूप लिखा है इसका विभागीय संगठन। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम होता क्या है ये तो हमें मालूम है ना, क्योंकि हम हमारी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि ऐसा उपक्रम जिसका स्वामित्व, जिसका संचालन, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है वह सार्वजनिक उपक्रम हो गया, है ना। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, वो कार्य जो सरकार करती है, जो सरकार के अंडर में रहता है, निजी व्यक्तियों को उस काम में प्राथमिकता नहीं दी जाती है और सरकार ही उसकी स्वामी होती है, वह उपक्रम क्या कहलाता है? सार्वजनिक उपक्रम। तो ऐसे सार्वजनिक उपक्रम के 3 स्वरूप होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट विभागीय संगठन, सेकंड होता है लोक निगम, है ना, और थर्ड होता है इसमें फ्रेंड्स सरकारी कंपनी। तो हम एक एक करके सार्वजनिक उपक्रम के इन तीनों स्वरूपों को पढ़ेंगे। पहला मैं आपको विभागीय संगठन समझाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, विभागीय संगठन क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पर कि सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का यह सबसे अधिक प्रचलित एवं परंपरावादी रूप है। सबसे प्रचलित एवं परंपरावादी रूप है जो विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में पाया जाता है। विकसित देश कौन? जिसने अपना पूरी तरीके से अपने देश का विकास कर लिया हो, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, ये, है ना। और विकासशील देश जो अपनी विकास काम में लगे हैं, जैसे भारत, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, विभागीय संगठन का संचालन सरकार के एक विभाग या मंत्रालय के रूप में होता है। मतलब सार्वजनिक स्वरूप का यह एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा की जाती है और उस मंत्रालय का एक मंत्री होता है ना। क्या बोला वो कि एवं विभाग का मंत्री इसके कार्यों के लिए जवाबदेह माना जाता है, मतलब उत्तरदायी। बिल्कुल कि अगर आप कोई काम किसी व्यक्ति को करने के लिए देते हो तो क्या आप उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराते हो? काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दोनों ही बातों के लिए हम उसे उत्तरदायी ठहराते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो विभागीय संगठन है, इसकी स्थापना सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा की जाती है और उस मंत्रालय का एक मंत्री होता है, जो मंत्री उस संगठन के सभी कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम जिनका संचालन विभागीय संगठन के रूप में किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। जैसे पहला लिखा है भारतीय रेलवे विभाग, ये क्या है? विभागीय संगठन, है ना। रेल विभाग अभी निजी व्यक्तियों के हाथ में है क्या? नहीं है। फिर आगे क्या दिया कि इस विभाग को संचालित कौन करता है? रेल मंत्रालय द्वारा। बिल्कुल याद आ रहा है, हमने क्या पढ़ा? विभागीय संगठन कि सरकार के काम करने वाला ऐसा विभाग जिसको करने के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की जाती है और उस मंत्रालय में एक मंत्री बनाया जाता है। तो विभागीय संगठन के 3 उदाहरण दिए, जैसे भारतीय रेलवे विभाग, ये विभागीय संगठन का एक प्रकार है ना। अब ये रेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अब इस मंत्रालय का एक मंत्री तो होगा ना फ्रेंड्स, तो उस मंत्री का नाम क्या है? क्या आपको मालूम है हमारे यहाँ का रेल मंत्री कौन है? फ्रेंड्स, अभी हमारे प्रेजेंट का रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जो क्या करता है? रेलवे से संबंधित सभी जानकारी देता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, भारतीय डाक एवं तार विभाग, इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है? संचार मंत्रालय के द्वारा। अब हमारा संचार मंत्रालय कौन है आपको मालूम है फ्रेंड्स? तो हमारा संचार मंत्रालय है फ्रेंड्स यहाँ पर श्री रविशंकर प्रसाद। ठीक है, और अगला देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, दूरदर्शन विभाग, इसको भी किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? संचार मंत्रालय द्वारा। और हमारा संचार मंत्रालय कौन है? अभी हमने यहाँ पे देख लिया, श्री रविशंकर प्रसाद। तो आपको समझ में आया कि ऐसा उपक्रम जिसे सरकार के किसी एक मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और उसका कोई निजी व्यक्ति नहीं होता, निजी व्यक्तियों की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है, वह विभागीय संगठन कहलाता है। जैसे भारतीय रेलवे विभाग, डाक विभाग, दूरदर्शन विभाग, ये सब सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, निजी क्षेत्रों को इसमें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब हम इसकी विशेषता जानेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर विशेषता के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। जैसे पहला दिया है संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण। इसमें हम जानेंगे कि कौन इनका संचालन करता है, कौन प्रबंध मतलब कौन इसके लिए प्लानिंग करता है और किसका इस पर नियंत्रण होता है, मतलब इस विभागीय संगठन में कौन निर्णय लेता है। दूसरा वित्त व्यवस्था, इन उपक्रमों को जब संचालित किया जाता है, जैसे नई रेल चलाना है ना, पोस्ट ऑफिस, तो इनमें पैसा कौन लगाता है। थर्ड है कर्मचारी की नियुक्ति, क्या इसके कर्मचारी की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, क्या इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं, ये हम जानेंगे। फिर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण इसमें रहता है या नहीं रहता है, इसका अंकेक्षण कितने वर्षों में किया जाता है, मतलब इसकी जांच पड़ताल, इसकी लेखा पुस्तकें कब तैयार की जाती है और सरकार के विभाग के रूप में कार्य करना, ये सब हम इनकी विशेषता से जानेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स इसकी डिटेल में क्या लिखा है। पहला देखो, पहला लिखा है फ्रेंड्स संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण। तो क्या लिखा है, विभागीय उपक्रम का संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया संबंधित मंत्रालय के द्वारा किया जाता है एवं इस मंत्रालय का मंत्री उपक्रम का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बिल्कुल सही। अब हम एक एक करके सब मीनिंग को समझते हैं। संचालन मतलब होता है फ्रेंड्स पैसा लगाना। ठीक है, जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है वही उसकी लाभ हानि को वहन करेगा। तो हमें मालूम है विभागीय संगठन को कौन संचालित करती है, सरकार संचालित करती है, तो सरकारी इसमें पैसा लगाती है। फिर फ्रेंड्स प्रबंध का मतलब होता है उसमें काम करने की प्लानिंग करना, कि काम क्या करना है, किसको करना है, किस तरीके से करना है। और नियंत्रण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इस काम के लिए निर्णय कौन लेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि विभागीय उपक्रम का संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण संबंधित मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मतलब इस विभाग का, चाहे वो रेल विभाग हो, डाक विभाग हो, दूरदर्शन विभाग हो, इन विभागों के लिए जिस मंत्री की स्थापना की, मतलब जिस मंत्रालय की स्थापना की गई है और उस मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो सारे ये कार्य करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हो कि उदाहरण के लिए जैसे रेल मंत्री का संचालन पीयूष गोयल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखो क्या लिखा है, वित्त व्यवस्था। हर एक काम की शुरुआत करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है ना। तो अब यहाँ पर पैसा कौन लगाएगा, हमने मीनिंग में ही जान लिया कि सरकार का काम है तो पैसा भी सरकार ही लगाएगी, है ना। तो देखो विभागीय उपक्रम की वित्त व्यवस्था सरकार के खजाने से की जाती है और उपक्रम की आय भी सरकार के खजाने में जमा कर दी जाती है। मतलब इस उपक्रम की स्थापना करने के लिए प्रारंभिक वित्त व्यवस्था तो सरकार के द्वारा की जाती है ना, और जो पैसा आता है वो भी सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि इन उपक्रमों को संचालित करने के बाद जो पैसा आता है उन पैसों से फिर आगे के काम होते हैं, लेकिन पहले प्रथम बार तो पैसा सरकार ही लगाती है। ठीक है, अब थर्ड देखो, कर्मचारियों की नियुक्ति। हर एक काम को करने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए होते ना, मनुष्य तो होते हैं ना जो काम करेंगे। तो अब हमें इसमें यह जानना है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनको किन नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा है कि विभागीय उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति सरकारी नियमों के तहत की जाती है। अब सरकारी नियम मतलब कि हम देखते हैं सरकारी जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले भर्ती की एक प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब पोस्ट निकलती है कि बैंक में, एसबीआई बैंक में क्लर्क की जरूरत है, इतनी पोस्ट खाली है ना। फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारा एग्जाम होता है, फिर एग्जाम में क्लियर होने के बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो कुछ इस तरीके से सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स। फिर वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी ही माने जाते हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है ना। कर्मचारियों की नियुक्ति कि कोई भी वह नौकरी जो सरकार द्वारा निकाली जाती है ना, तो उसकी भर्ती भी सरकारी नियमों के तहत होती है। जैसे सरकारी स्कूल में आपको जाना है तो नॉर्मली अपन सरकारी स्कूल में जा सकते हैं क्या, अपन को बीएड करना होता है, फिर संविदा की एग्जाम देनी होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद अपन गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, है ना। वही प्राइवेट स्कूल में देख लो, क्या उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है क्या? हाँ, केवल हमारा रिज्यूम वहां पर वो मांगते हैं और हमारा बेसिक इंटरव्यू होता है, उस बेस पे हम उस पर सिलेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में इसमें कि कर्मचारी की नियुक्ति कैसे हो रही है। ठीक है, सरकारी नियमों के तहत उनकी नियुक्ति हो रही है और उनको सरकारी कर्मचारी के नाम से ही जाना जाता है। अब अगला देखो क्या लिखा है, पूर्ण सरकारी नियंत्रण। बिल्कुल, अब जैसे जहां भी हम काम करेंगे तो वहां पे जो हमारा मालिक है उसका ही तो वहां पर नियंत्रण होगा। तो उसी तरीके से जो सार्वजनिक उपक्रम है उन पर क्या है, सरकार का नियंत्रण। तो विभागीय उपक्रम पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण मतलब पूरा नियंत्रण होता है। सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था इन पर मुकदमा नहीं चला सकती। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है इसकी जांच पड़ताल करना, लेखे तैयार करना। तो इस संबंध में क्या बताया गया है कि उपक्रम के समस्त लेखों का प्रतिवर्ष अंकेक्षण किया जाता है। मतलब याद है आपको, हमारा रेल बजट बनता है ना, तो रेल बजट आ गया तो उसमें बताया जाता है कि साल भर में कितनी नई रेल चली है, रेल में कितना पैसा लगा है और हमें रेल यात्रियों से कितना पैसा प्राप्त हुआ है। तो ऐसा बजट कौन बनाता है, रेल मंत्री। जो रेल मंत्री कौन है हमारा वर्तमान का, पीयूष गोयल है ना, पीयूष गोयल है। वो रेल बजट तो बना देता है लेकिन इसको प्रस्तुत तो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। तो अभी वर्तमान 2020 में हमारा वित्त मंत्री कौन है, महिला है, महिला सीतारमण। ठीक है, याद रखना। एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड इसका, सरकार के विभाग के रूप में कार्य करना। ठीक है, क्या लिखा है कि उपक्रम का संचालन सरकार के विभाग के अंश के रूप में किया जाता है और विभागीय अधिकारी का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। सीधा नियंत्रण, भाई जो अधिकारी है तो वो डायरेक्ट सीधा नियंत्रण तो रहेगा, वो देख रेख करेगा कहाँ काम कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए। विभाग का विभागीय सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जो विभाग है ना, हमने पहले ही पढ़ लिया कि विभागीय उपक्रम को एक मंत्रालय के अधीन क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है और इस मंत्रालय का एक मंत्री होता है, ये हमने पढ़ा। तो वहां पर एक अधिकारी भी होता है जो सभी कामों पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, जिसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जाना विभागीय संगठन क्या होता है और इसकी विशेषता हमने जानी। अब अगर आपको इसके मीनिंग या इसके ये 6 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।